चलिए, now we will go further in electrolysis. Now we will see how electrolysis of acidified water takes place when we use platinum electrodes. अब देखो बेटा, platinum electrodes as you know they are inert in nature. वो inert होंगी और acidified water, ठीक है। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है, इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे दैट विल बी डिस्टिल्ड वाटर, ओके, और उसमें हम बहुत थोड़ी अमाउंट जो है वो एसिड की डाल रहे हैं। एसिड वी आर टेकिंग concentrated H2SO4, sorry, very small quantity of H2SO4. अब H2SO4 हमने यहाँ पे क्यों ऐड किया? Can you give me a reason कि like हम H2SO4 क्यों ऐड कर रहे हैं पानी के अंदर? We have to do electrolysis of water only. So what is the need of adding acid to that water? Any idea? Because when you add acid, it will initiate the process of dissociation. वो ion formation को initiate कर देता है. Clear है बेटा? हम acid इसीलिए डाल रहे हैं. आप देखो जो रेन वाटर होता है वो हमारा कैसा है, डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है, वो बिल्कुल भी नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। लेकिन जो टैप वाटर होता है वो गुड कंडक्टर होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ मिनरल सॉल्ट और ये सारी चीजें उसमें मिल जाते हैं इम्प्योरिटीज की वजह से। इसी तरह से जो एसिडिफाइड वाटर होगा वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इट विल डिसोशिएट इनटू आयंस। और मेन आपको इलेक्ट्रोलिसिस में जरूरी क्या है, आयंस चाहिए। अगर आयंस नहीं होंगे तो ये प्रोसेस हो ही नहीं सकता। अब एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाई वी आर टेकिंग ओनली H2SO4, why we have not considered HCl or HNO3? अब हम ये दोनों एसिड को स्किप कर रहे हैं, हम इन दोनों एसिड्स को यूज नहीं कर रहे बिकॉज दे आर वोलेटाइल इन नेचर, मतलब ये बड़ी जल्दी वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। H2SO4 नहीं जा रहा है, HCl और HNO3 दे आर वेरी वोलेटाइल। तो हमें उस चीज को भी दिमाग में रखना है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है दैट शुड बी विद इन आवर अप्रोच, वो हमारे अप्रोच में होना चाहिए। क्लियर है? नाउ वी विल सी कि हम इसमें कैथोड और एनोड क्या ले रहे हैं। नाउ इलेक्ट्रोलाइट क्लियर हो गया। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है, इसका पर्टिकुलरली जो सेल है उसका हमने स्पेशल नाम दिया गया है एंड दैट नेम इज हॉफमैन्स वोल्टमीटर। क्लियर बेटा? इलेक्ट्रोड्स हम प्लैटिनम फॉइल्स यूज करते हैं विच आर इनर्ट इन नेचर, ओके, ठीक है। और जो करंट सप्लाई होगी वो होती है एट 12 वोल्ट। ठीक है। अब आयनाइजेशन जब हो रही है, when ionization is being taken place, क्या होता है, water जो है it will get dissociated into hydrogen ion plus hydroxyl ion. H ion, H is positive in nature, that means वो cation है. OH is negative in nature, that means it is an anion. Whereas जो H2SO4 हमने ऐड किया, obviously वो भी dissociation show करेगा और उसका जो dissociation product होगा वो भी सेम आपका, एक तो उसने हाइड्रोजन आयन बनाने हैं, दूसरा वो सल्फेट आयंस बनाएगा। तो हमारे पास we have two types of cations and two types of anions. So ये है आपका हाइड्रोजन आयंस। दोनों केस में जो आपके cations बन रहे हैं वो सेम बन रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। और जो एनायंस हैं वो दो डिफरेंट एनायंस बन रहे हैं, हाइड्रोक्सिल आयन एंड सल्फेट आयंस। क्लियर है बेटा? Now what happens, Yes, this is how diagram is there, Hofmann's voltmeter. अब देखो बेटा, ये जो है आपकी, जैसे मैंने आपको बताया प्लैटिनम की इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एनोड हो गया, ये आपका कैथोड है, ठीक है। अब होता क्या है, अब ऑब्वियसली कैथोड के पास कौन जाएंगे, केटायंस जाएंगे, एंड व्हाट आर केटायंस, हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयंस दे माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड, वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और ऑब्वियसली वहां जाके दे गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड they start gaining electrons, तो क्या है, atomic hydrogen मिल जाता है। and as you know हाइड्रोजन की atomicity 2 होती है ना कि 1, तो it is very highly unstable। तो ये क्या करता है, what it does, ये दो एटम्स कंबाइन करके हमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देते हैं which is gaseous in form। इसका मतलब क्या है, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। नंबर सेकेंड, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 जो है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है, क्योंकि लगातार हम हाइड्रोजन आयन को यहाँ पे क्या करते जा रहे हैं, उसको हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड अप करते जा रहे हैं और वो कहाँ जा रही है, हाइड्रोजन गैस बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। सो दैट इज व्हाई जो कंसेंट्रेशन है H2SO4 की कैथोड की तरफ वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है, देयर इज डिक्रीज इन एसिडिटी। सो हाइड्रोजन जो इवॉल्व होती है वो 2 वॉल्यूम में इवॉल्व होती है। अब हम देखते हैं कि एनोड पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। एनोड पे चेंजेस आ रहे हैं, एनोड पे ऑब्वियसली एनायंस आपके जाते हैं।
अब एनायंस जो जा रहे हैं, अब वी हैव ऑलरेडी सीन, जब हमने आयनाइजेशन रिएक्शंस देखी है हमारे पास 2 टाइप्स के एनायंस थे यहाँ पे, एक तो था सल्फेट और एक है हाइड्रोक्सिल। अब ये दोनों के दोनों दे आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड। ओके, अब आता है हमारा कि भाई अब इन दोनों में से किसको चांस मिलेगा कि कौन वहां जाके अपने आप को न्यूट्रल करेगा। अब वो क्या है, हम क्या देखते थे, एक तो कंसंट्रेशन देखते हैं दोनों की। अब देखा जाए तो कंसंट्रेशन सल्फेट की कम है, हाइड्रोक्सिल की ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या लिया है, वाटर ज्यादा है, हमने बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4 ऐड किया है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जो हाइड्रोक्सिल आयन है ना बेटा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफी लोअर पोजीशन पे होता है एज कम्पेयर टू सल्फेट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोक्सिल आयन को मौका देते हैं कि भाई आप वहां जाके न्यूट्रल हो जाओ। ठीक है, सो डिस्चार्ज होने का जो चांस मिलेगा वो हाइड्रोक्सिल को मिलेगा, सल्फेट को नहीं मिलेगा। सल्फेट का जो चांस था वो खत्म हो गया, क्योंकि दोनों फैक्टर्स उसके फेवर में नहीं आ रहे, ना कंसेंट्रेशन वाला ना ही रिलेटिव पोजिशन वाला। So what is happening? 4 hydroxyl ions जब अपने 4 ions को lose कर देते हैं तो naturally they form water along with release of oxygen gas. क्लियर है बेटा? ऑक्सीजन गैस रिलीज होते ही क्या होगा, वो कहाँ पे रिलीज हो रही है, आपकी एनोड पे, और ये 1 वॉल्यूम पे रिलीज होती है। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे क्या होता है, देखो नेचुरल सी बात है, हमारा जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो लगातार लगातार डिस्चार्ज हो रहा है, जिससे क्या होता है कि जो सोल्यूशन का इक्विलिब्रियम था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू होता है। मैंने आपको बताया था कि जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होना बहुत जरूरी है, इट शुड बी मेंटेन। सो इससे क्या होता है, अब उस चीज को दोबारा से बैलेंस में लाने के लिए, उसको दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आने के लिए और पानी आयनाइज होना शुरू हो जाता है। सो देयर विल बी मोर आयनाइजेशन ऑफ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उससे क्या होता है, अगेन जो वाटर है वो लगातार ब्रेक डाउन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं एनोड के हिस्से की तरफ देखूं तो व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पास वाटर है, एसिड है, तो वाटर तो लगातार यूज हो रहा है लेकिन एसिड यूज नहीं हो रहा। सो रिलेटिवली क्या हो रहा है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर हम रिलेटिव कंसंट्रेशन देखते हैं वो इंक्रीज कर रही है, इसीलिए क्या हुआ, एसिडिटी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई। क्लियर है बेटा? ठीक है, कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिली और एनोड पे वी आर गेटिंग ऑक्सीजन गैस। ओके बेटा, क्लियर है? चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम एनोड एंड कॉपर और प्लैटिनम कैथोड। अब हमारे जो कॉपर सल्फेट की जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो आपकी दो तरीके से होती है। एक बारी हम एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और एक दूसरा केस आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ भी हो सकता है। सो अब हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट इज योर सॉल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि अब उस सॉल्यूशन में आप और कॉपर सल्फेट नहीं डाल सकते, विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये एसिड हमने क्यों डाला, इन ऑर्डर टू स्टार्ट द डिसोसिएशन प्रोसेस, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं दे शो हाई रेट ऑफ डिसोसिएशन, वो फटाफट से हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन, वो एनर्जी जो को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। सेल हम ग्लास या प्रोक्लेन जार का ले रहे हैं। अब डिसोसिएशन जो हो रही है, ठीक है, डिसोसिएशन कैसी शो हो रही है, कॉपर सल्फेट जो है इट इज बीन डिसोसिएटेड इनटू क्यूप्रस आयंस प्लस सल्फेट आयंस, एंड अलोंग विद दैट जो वाटर है ऑब्वियसली वो भी डिसोशिएट करेगा इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। क्लियर बेटा? अब उस सॉल्यूशन में आप ये देखो, एक बार उस सॉल्यूशन को इमेजिन करके देखो, अब उस सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। सॉल्यूशन के अंदर व्हाट वी हैव क्यूप्रस आयन, राइट, देन वी हैव हाइड्रोक्सिल आयंस, यस, देन वी हैव सल्फेट आयंस, हमारे पास सल्फेट आयंस हैं, हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, along with that we have water molecules। ठीक है, कुछ ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे जो आयन फॉर्म में नहीं है बट स्टिल दे आर देयर। तो ये जो सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है हमारा, इसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्यूप्रस आयंस, हाइड्रोजन आयंस, सल्फेट आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। क्लियर बेटा? नाउ अब देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड। कैथोड पे जो कॉपर है इट इज टेकिंग अप 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड डाउन टू कॉपर। ठीक है, अब क्योंकि जो, अब ये देखो आप, यहाँ पे वी हैड 2 पार्टिकल्स विच कुड गो टू कैथोड। अब यहाँ पे 2 पार्टिकल्स जो है वो कैथोड की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, पर दोनों में से किसको चांस मिल रहा है, चांस मिला सिर्फ कॉपर को, बिकॉज कॉपर जो है वो काफी, जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसमें काफी नीचे की तरफ होता है, लोअर पोजिशन में है। सो यहाँ पे कैथोड पे क्या रिलीज होगा, आपका कॉपर।
ओके, नाउ एनोड, एनोड में भी सेम है बेटा, एनोड में भी आपके पास दो तरह के आयंस वहां पे जा रहे हैं, एनायंस हमारे दो बन रहे थे, सल्फेट एंड हाइड्रोक्सिल, ठीक है, ये दोनों के दोनों एनोड की तरफ जा रहे हैं। अब इन दोनों में से किसको चांस मिलेगा, हाइड्रोक्सिल को, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिल को क्यों मिला, पहला पॉइंट तो आ जाता है कि हमारा कंसंट्रेशन पॉइंट आ जाता है, दूसरा क्योंकि हमें पता है हाइड्रोक्सिल आयन जो है इट इज ऑक्युपाइंग अ पोजीशन व्हिच इज मच लोअर एज कंपेयर टू सल्फेट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसीलिए हाइड्रोक्सिल को चांस मिलता है और एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ये तब हो रहा है जब हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड जब मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किए, ठीक है। कैथोड पे मुझे कॉपर, आई एम गेटिंग कॉपर, और एनोड पे आई एम गेटिंग ऑक्सीजन गैस। क्लियर बेटा? यस। नाउ नेक्स्ट इज, यस, अब हम यूज करते हैं जब हमने एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया, तब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है दैट इज ग्लास वोल्टामीटर, और इसमें वही सेम इलेक्ट्रोलाइट आपने एक्वस कॉपर सल्फेट लेना है। कैथोड और एनोड दोनों कॉपर की बनी है, करंट आपका 12 वोल्ट और 3 एम्पियर्स पे जा रहा है। अब देखो बेटा, इसमें भी जो पार्टिकल्स हैं आपके सेम वही पार्टिकल्स रहेंगे, क्यूप्रस आयन, हाइड्रोजन आयन, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, अब कैथोड पे जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली, कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, ठीक है, और कॉपर बना रहा है विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। एनोड पे क्या हो रहा है, वहां पे कॉपर जो था वो दो इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर रहा है, मतलब लूज कर रहा है, और क्यूप्रस आयन बना रहा है। ओके, इसका क्या मतलब बना कि वो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं, क्योंकि ये जो क्यूप्रस आयन होगा इट विल टेंड टू गो टुवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहां जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा एनोड में। क्लियर है बेटा जी? एनोड में आपको, एनोड पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर बेटा? अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप ये देखो, जो कॉपर सल्फेट था, जो अगर हम उसको वाटर में मिलाते हैं ना उसका कलर ब्लू आता है। तो जब हमने पहले इलेक्ट्रोलाइसिस की थी यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में से जो कॉपर था वो निकल रहा है। लेकिन इस केस में ब्लू कलर जो है वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि कुछ निकल ही नहीं रहा है बाहर, जो कॉपर आपका था वो वापस वहीं सर्कुलेट करता जा रहा है। सो सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, क्योंकि इनका कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, देयर इज नो रोल टू प्ले, ये सिर्फ एज स्पेक्टेटर आयंस की तरह काम करते हैं, सिर्फ देख रहे हैं और इनको कोई मतलब नहीं है, इनके साथ कुछ भी इनको काम करने की परमिशन नहीं है, जस्ट हैव टू सिट एंड वॉच, इनका काम सिर्फ यही है। ठीक है, तो अभी हम इसको एक बारी देख लेते हैं पिक्टोरियली कि ये कैसे होता है, तो जस्ट वेट फॉर। हाँ जी, यस। तो अब हम एक बार इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट देख लेते हैं जब हमने कॉपर इलेक्ट्रोड्स यूज किया। सो व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ बीकर, राइट। अब ये बीकर में वी हैव टेकन द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या था हमारा, एक्वस कॉपर सल्फेट, एंड एज यू कैन सी हमारा जो एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ऑब्वियसली उसके अंदर क्यूप्रस आयंस और सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे, और नेचुरली वो जो आयंस हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब ऑब्वियसली आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत जरूरी है। सो दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड एंड एनोड, वहां हमने लगा दिए। अब देखो जो क्यूप्रस आयन होगा वो किसकी तरफ जाएगा, दैट विल गो टुवर्ड्स, कहाँ की तरफ जाएगा, प्लस आयन है तो ऑब्वियसली इट विल गो टुवर्ड्स द नेगेटिव व्हिच इज योर कैथोड, और एनोड की तरफ जाएगा सल्फेट। क्लियर, सल्फेट जाना चाहिए है ना, ऐसे ही होगा। लेकिन हमने क्या बताया था कि कॉपर सल्फेट जो है वो नहीं जाएगा, वहां पे सल्फेट नहीं जाएगा, क्योंकि वो एज स्पेक्टेटर आयन काम कर रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कॉपर का यूज कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? यस, यस मैम। हाँ जी, ठीक है बेटा। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट होता है तो क्या हो रहा है, एक सेकेंड बेटा जी। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ लिया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, वी हैव डन, बट हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, हम उसको इतनी स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट हेल्पफुल। पहली चीज तो क्या है, उसके अंदर क्या आता है, वी कैन डू इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं मेटल्स की। नंबर 2, इसका क्या फायदा होता है, हम इसके साथ मेटल्स की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं, मतलब अगर हमें बिल्कुल प्योर मेटल चाहिए तो वो हम बाहर निकाल सकते हैं, प्योर मेटल को अचीव कर सकते हैं। देन यू हैव कि अगर हमें इलेक्ट्रोमेटलर्जी
में इसका काफी बड़ा यूज होता है, क्योंकि जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं बहुत रिएक्टिव, जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, ये काफी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, और ये क्या करते हैं, इनकी जो एक्सट्रैक्शन है वो काफी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, तो हम विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अब हम वन बाय वन इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब बेटा ये एक वो प्रोसेस है जिसमें हम मेटल की एक बहुत पतली सी फिल्म किसी दूसरे मेटालिक सरफेस या किसी दूसरे मेटालिक आर्टिकल के ऊपर हम डिपॉजिट कर देते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक पतली सी, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल होता है ना, सोने का पानी चढ़ा हुआ है इयररिंग्स में, कुछ ऐसा होता है। देन सिल्वर यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें भी ऐसे ही करते हैं, सिल्वर का पानी चढ़ा देते हैं। सो दैट इज, पानी इज एक्चुअली वेरी थिन फिल्म। सो इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, हम क्यों करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग? पहला चीज तो ये होता है कि डेकोरेशन पर्पस के लिए है, आपको अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए वो आर्टिकल, तो हम उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। देन रस्टिंग या करोजन से हमें प्रोटेक्शन करवानी है ना। तो अगर आप, हम ये पढ़ते हैं ना, रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन जो है वो रस्टिंग कब शो करता है, जब वो एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है। अगर हम वो उसका कॉन्टैक्ट ही तोड़ दें तो वो नेचुरली रस्ट नहीं करेगा। तो कॉन्टैक्ट कैसे तोड़ता है, या तो ग्रीजिंग कर देते हैं या गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इट इज द डिपॉजिटिंग ऑफ जिंक, हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं, एंड दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम देखते हैं पहले कि कैसे करते हैं इसको। अब इसमें ना कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको हर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ध्यान में रखनी होती है। अब पहला जो कंडीशन है दैट इज योर, कि जो जिस आर्टिकल को आपने मतलब इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जैसे सपोज करो मुझे अपना एक ग्लास को इलेक्ट्रोप्लेट करना है सिल्वर के साथ, तो जिस वो जो ग्लास है मेरा, दैट आई हैव टू प्लेस एट कैथोड, उसको हमेशा कैथोड पे रखना है आपको। और इसका रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो भी एलिमेंट होंगे वो कैथोड पे मिलते हैं। क्लियर है बेटा? तो जिस आर्टिकल को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसके ऊपर आपने वो फिल्म चढ़ानी है, उसको हमने कहाँ रख देना है, कैथोड पे, क्योंकि जो भी मेटल होगा वो कहाँ जाके डिपॉजिट होता है, कैथोड पे होता है। अब जिस मेटल को आपने ऊपर चढ़ाना है, जैसे कि आप सपोज करो मुझे उस ग्लास पे सिल्वर की प्लेटिंग करवानी थी, तो मैं सिल्वर को एनोड पे रखूंगी। क्लियर है बेटा? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जब हमने एनोड पे रख दी तो उसको हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि वो लगातार डिसॉल्व होता जा रहा है, क्योंकि वहां से निकल निकल के वो कैथोड पे चिपक रहा है। तो क्या हो रहा है, पीरियोडिकली हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है। रीजन क्या है कि वो कंटिन्यूअसली टूट रहा है इनटू आयंस और डिसॉल्व होता जा रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेटा, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट आप लेंगे, वो ऑब्वियसली जो प्लेटिंग मेटल है उसका सुटेबल लोगे। जैसे सपोज करो मुझे सिल्वर लेना है, तो सिल्वर का ही कोई सॉल्ट लूंगी, ताकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन तो तभी होगी ना जब मेरे पास वही सॉल्ट, वही वाला एलिमेंट उस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट होगा, तभी आयंस की मूवमेंट आएगी, अदरवाइज तो मूवमेंट आ ही नहीं सकती। करंट जो है वो लो रखना है, लेकिन टाइम लंबा देना। उसका फायदा ये होता है कि जो आपकी जो लेयरिंग आती है ना, वो काफी यूनिफॉर्मली आती है, उसकी जो थिकनेस आएगी वो यूनिफॉर्म आती है। अगर हम करंट बहुत तेज कर दें और टाइमिंग को कम कर दें, तो क्या होता है, बड़ी हैप हेजर्ड सी आपकी प्लेटिंग आएगी, तो वो पता चलता है कि हाँ ये काम किसी परफेक्ट बंदे ने नहीं किया। तो इट हैज टू बी लो करंट विद अ वेरी लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट इसमें बेटा हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, वी नेवर यूज ऑल्टरनेट करंट इन दिस, क्योंकि ऑल्टरनेट करंट में क्या होता है, वो फेस चेंज कर जाता है, तो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन वो मिक्स हो जाता है। तो कोई कोटिंग आती नहीं है, इफेक्टिव कोटिंग ही नहीं नजर आएगी आपको, क्योंकि ऑब्वियसली बार बार फेस चेंज हो रहा है। सो आयन भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इधर जाऊं नहीं इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन हम डायरेक्ट करंट यूज करते हैं। क्लियर? अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल है इसका, ब्रास स्पून को हमें सिल्वर की कोटिंग करनी है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में, जिस आर्टिकल को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको क्लीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसको 2-3 स्टेप्स में ये क्लीन करना पड़ता है, और थॉरोली क्लीन किया जाता है, उसके बाद थॉरोली उसको ड्राई करते हैं। क्लियर? तो पहले स्पून को नॉर्मल पानी से धोया, उसके बाद इसको हॉट सोल्यूशन ऑफ NaOH में धोते हैं, वॉश करेंगे। देन उसके बाद अगेन इसको डाइल्यूट एसिड और हाइड्रोजन गैस के साथ वॉश करते हैं, डाइल्यूट HCl and H2, एंड उसके बाद अगेन विद डिटर्जेंट एंड डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर हो गया? तो ये 3-4 स्टेप्स में इसको वॉश करके क्या होता है, सारी तरह की इंप्योरिटीज जो है वो निकल जाती है। अब इस स्पून को, जो क्लीन स्पून है हमारा, हमने उसे क्या बनाना है, कैथोड, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसकी करनी है, स्पून की करनी है। तो मैंने आपको ये कहा, जिस आर्टिकल को आपने इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो आर्टिकल मेरा क्या बनेगा, हमेशा कैथोड।
क्लियर है बेटा? कैथोड। अब इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने सिल्वर को स्पून के ऊपर डिपॉजिट करना है, तो आई एम टेकिंग सोडियम आर्जेंटेनोसाइड साइनाइड या फिर पोटेशियम आर्जेंटेनोसाइनाइड। क्लियर है? इनमें से कोई भी सॉल्ट ले सकते हो। अब बेटा देखो, अब जो डिसोसिएशन होती है, या आपको जब बनाना है ये कंपाउंड, आपको बनाना भी पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम साइनाइड को जब रिएक्ट कराते हैं, आपको सिल्वर साइनाइड मिलता है। अब इस सिल्वर साइनाइड और सोडियम साइनाइड को दोबारा से रिएक्ट करवाया जाता है, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिल जाएगा। और जब ये डिसोसिएशन शो करता है, व्हेन इट इज शोइंग द डिसोसिएशन, तो ये क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, सोडियम आयन बनाएगा, ठीक है, सिल्वर आयन बना रहा है और साइनाइड आयन बना रहा है। क्लियर है? और अलोंग विद जो वाटर है, ऑब्वियसली वो भी डिसोशिएट कर जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल। क्लियर बेटा? यस। नेक्स्ट, अब कैथोड पे देखो क्या हो रहा है। कैथोड पे जो सिल्वर था वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर? और अपने आप को इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर जो है वो बना लेते हैं इस तरह से। और एनोड पे क्या है, जो आपकी प्योर क्लीन सिल्वर था, वहां से एक एक इलेक्ट्रॉन वो एक एक एटम लूज करता है और सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है? और वहां से फिर कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। वहां पे जाके वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है। अब हमने यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन क्यों लिया, इतना कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन क्यों लिया? क्योंकि अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्मूथ और यूनिफॉर्म नहीं आती है, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की है। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट देखते हैं निकल के साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब हमने जो कैथोड है, ऑब्वियसली हमने वो बनाना है जिस आर्टिकल को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है, एंड दैट इज आयरन आर्टिकल। एनोड हम किसकी बनाएंगे, निकल प्लेट की बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निकल सल्फेट। अब आप ये देखो क्या चीज सेम आ रही है, जो हमारा यहाँ पे एनोड है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है और उसका सूटेबल सॉल्ट, तो निकल दोनों जगह प्रेजेंट है। अब निकल जो है जब वो ब्रेक डाउन करेगा, ये देखो, जब वो डिसोशिएट करेगा वो निकल आयंस बनाएगा और सल्फेट आयंस बनाएगा। ठीक है? इसी तरह से जब वाटर करेगा तो वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन बनाएगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बेटा, जब कैथोड पे अब क्या होगा, कैथोड पे आपको पता है क्या होना है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा और निकल जो है वो मिल जाएगा और वो वहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, निकल जो होगा अपने से दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, निकल आयन बनाता है, और वो निकल आयन जो है वो कहाँ जाएगा, सोल्यूशन से होता हुआ कैथोड की तरफ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब आता है बेटा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब व्हाट इज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग? इट्स अ प्रोसेस जिससे हम जो मेटल्स होते हैं ना, उनके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल प्योरीफाई करके हम बिल्कुल प्योर मेटल निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकली। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज करते हुए हम मेटल को बिल्कुल प्योरीफाई कर देते हैं, हर इम्प्योरिटी को हटा देते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब इलेक्ट्रोलाइट हम क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट H2SO4। रिद्धिमा, जब मैंने यहाँ पे बात कर दी ना सोल्यूशन, दैट मींस वाटर एडेड है। ठीक है? ठीक है बेटा? अब है कैथोड। कैथोड हमने क्या लेनी है, अब यहाँ पे देखो रिफाइनिंग में जो ट्रिक है वो चीज आप ध्यान से समझ लो ताकि आपको याद में रहे। अब कैथोड हमने क्या लेना है, कैथोड हम ले रहे हैं बहुत पतली स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। अब कैथोड पे क्या होगा, हमारा प्योर कॉपर आके डिपॉजिट होगा, तो हम पहले से ही इलेक्ट्रोड जो लेंगे ना बहुत पतली स्ट्रिप लेते हैं, लेकिन वो जो पतली स्ट्रिप है दैट शुड बी ऑफ वेरी प्योर कॉपर, प्योर कॉपर की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम एनोड जो लेंगे, ठीक है, जो एनोड आ रहा है हमारा, वो हम लेते हैं इम्प्योर कॉपर का, ठीक है, ताकि उसमें से कॉपर जो है वो बाहर आ जाए। अब देखो जी हो क्या रहा है, अब हमारे कैथोड पे कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और रिड्यूस हो जाता है इनटू कॉपर, ठीक है जी, और वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। अब एनोड पे क्या होता है, कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और कहाँ चला जाएगा, सोल्यूशन से होता हुआ कैथोड में चला जाता है। अब इम्प्यूरिटीज जो हैं दे विल बी कलेक्टेड एज एनोड मड, वो एनोड के पास एज एनोड मड जो है वो कलेक्ट हो जाती है। क्लियर है बेटा? Yes. So now in this, I'm going to show you electrolytic refining. See, this is impure. ये देखो एसिडिफाइड हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया। एसिडिफाइड मतलब कि इसमें H2SO4 एडेड है। क्लियर है बेटा? ओके। नाउ
व्हाट इज हैपनिंग, अब यहाँ पे बीकर लिया, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे. अब दिस वन इज योर इम्प्योर कॉपर. इम्प्योर कॉपर है, इट इज फुल ऑफ इम्प्योरिटीज. और हमने जो कैथोड लिया दैट इज प्योर कार्बन. ठीक है बेटा, प्योर कॉपर, सॉरी, आई एम टेकिंग इट टू बी प्योर कॉपर. और यहाँ पे हमने इम्प्योर ले लिया. अब जैसे ही यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होता है तो कॉपर सल्फेट जो था इट स्टार्टेड ब्रेकिंग अप. तो व्हाट इज हैपनिंग, एनोड से वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके इट इज कन्वर्टिंग इनटू क्यूपरस आयन और सोल्यूशन में आ जाता है. ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा है, जो कॉपर आयन था इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है और वो क्या बन जाता है, क्यूपरस आयन Cu2+. ओके, देन व्हाट इज हैपनिंग, उसके बाद क्या होता है बेटा जी, जब ये क्यूपरस आयंस एनोड से जब भी ये निकल रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग, ये कहाँ जाएगा, इट इज गोइंग टुवर्ड्स कैथोड. नेचुरल सी बात है, केटायंस जो हैं दे ऑलवेज गो टुवर्ड्स कैथोड. अब जैसे ही ये वहां पहुंचता है तो व्हाट इज हैपनिंग, ये वहां पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है और खुद क्या बन जाएगा, कॉपर. ओके, तो कॉपर बनके इट विल गेट डिपॉजिटेड ओवर देयर, वहां पे ये डिपॉजिट हो जाएगा. क्लियर है, धीरे धीरे ये चीज आपकी थिनर हो जाएगी और ये चीज आपकी थिकर हो जाएगी. दिस इज हाउ यू गेट. अब बेटा इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. मैंने आपको बताया ना कि हम जो बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि वो फटाफट से जल्दी जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो एयर से ही रिएक्ट कर जाएंगे और कुछ नहीं है, तो आसपास जो भी चीज भी होगी उसी से रिएक्ट कर जाते हैं. अब जैसे आपका है पोटेशियम. अब पोटेशियम जो है, यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम के केस में हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं फ्यूज्ड पोटेशियम ब्रोमाइड. अब जब पोटेशियम ब्रोमाइड ब्रेक डाउन करेगा तो इट विल फॉर्म पोटेशियम आयन अलोंग विद ब्रोमाइड आयन. ठीक है बेटा, पोटेशियम आयन बने और ब्रोमाइड आयन बने. सो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, आपका जो पोटेशियम था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल रिड्यूस डाउन टू पोटेशियम एटम. और एनोड पे क्या होता है, आपकी ब्रोमीन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है. तो ये जो आपको पोटेशियम मिलता है ना, इट इज वेरी 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 प्योर. ये पोटेशियम इट इज बिल्कुल, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, तो हमें कैथोड पे बिल्कुल प्योर मेटल जो है वो मिल जाता है. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट इज योर सोडियम. सोडियम के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं फ्यूज्ड NaCl. ठीक है, अब NaCl एज यू नो जब वो डिसोशिएट करता है क्या बनाता है, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस. अब कैथोड पे क्या हो रहा है, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और Na बना देता है. अब क्लोरीन जब एनोड पे इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इट विल फॉर्म क्लोरीन. अब क्लोरीन की एटॉमिसिटी है 2, तो ऑब्वियसली 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन दे विल कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल. अब मैग्नीशियम के केस में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं सेम मैग्नीशियम क्लोराइड, फ्यूज्ड लेंगे, मोल्टन लेंगे. अब जब ये डिसोसिएशन शो करेगा, मैग्नीशियम आयंस बनाएगा और क्लोराइड आयंस बना देगा. सेम चीज कैथोड पे हमें प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा और एनोड पे वी विल बी गेटिंग क्लोरीन गैस. ओके बेटा, अब आता है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के लिए स्पेसिफिकली हम ये जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिकली जो इलेक्ट्रोमेटलर्जी है ये हम यूज करते हैं. इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं प्योर एल्यूमिना विच इज Al2O3 along with क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पोर. ये हम साथ में ऐड करते हैं, इसके अंदर ऑलरेडी एडेड होता है और वो कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं. अब जब ये एल्यूमिना ब्रेक डाउन करता है इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम आयंस प्लस ऑक्साइड आयंस. कैथोड पे क्या हो रहा है, आपका एल्यूमिनियम आयन बनता है, जब वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो इट रिड्यूसेस टू एल्यूमिनियम, तो हमें प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है. अब एक अच्छी सोचने वाली बात है, जो कैथोड है ना बेटा, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है उसी की कार्बन लाइनिंग कैथोड बना देती है और एनोड आपकी ग्रेफाइट रोड बनाती है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है और ऑक्सीजन अपने यहाँ पे 3 ऑक्साइड आयंस जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और 3 नेसेंट ऑक्सीजन बना देते हैं. वो 3 नेसेंट ऑक्सीजन दोबारा से 3 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो मैं 1 मिनट आपको इसको ऑफ योर चैप्टर. अब इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया है, तो व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लेंगे सो दैट फिर आपके लिए इजी हो जाएगा. ठीक है, तो इसको आप थॉरली स्टडी